Hello dear students, in this video we are going to discuss about the theory part of chapter solution. ये क्लास 12th का चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सोल्यूशन. ठीक, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये याद रखना है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है. ठीक, और नॉर्मली हम फिजिकल में 3 चैप्टर पढ़ते हैं. एक चैप्टर होता है हमारा सोल्यूशन, दूसरा चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स. ठीक, तो अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं, यानी कि सोल्यूशन की. तो नॉर्मली हम जो कुछ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेवेंट टू द सोल्यूशन. ठीक, हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात कर लें सोल्यूशन के बारे में, देन फर्दर वी मूव टू समथिंग अदर क्वेश्चन दोज वर रिलेटेड. ओके, लेट्स से अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मैं नॉर्मली सुना होगा मिक्सचर के बारे में. ठीक, तो मिक्सचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, कि वो किस तरीके के दिख रहे हैं, सिर्फ इसी बेसिस पे. ठीक, तो पहली चीज, अगर उनका कंपोजिशन आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म. तो अगर कंपोजिशन आपको दिख रहा है फॉर्म यूनिफॉर्म और दूसरे का नॉन यूनिफॉर्म, और साथ में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक, वो भी आपको दिख रही है यूनिफॉर्म एट एवरी सिंगल प्लेस, और यहां पर आपको दिख रही है नॉन यूनिफॉर्म. हम अभी बात करेंगे कैसे नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक, तब इसमें जब जिसके अंदर दोनों ही कैटेगरी आपको यूनिफॉर्म नजर आती हैं, तो उस कंडीशन में उसका नाम हम रखते हैं एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, बिकॉज दे आर सेम. होमो का मतलब ये होता है सिमिलर या फिर सेम. जबकि अगर हम बात करें इसकी, तो इस कंडीशन में ये होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस जीनस मिक्सचर. ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स से आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है, और आपने इस कंटेनर के आपने अंदर भर रखा है वाटर, ऊपर से आप इसमें ऐड करते हैं शुगर. अब शुगर ऐड करने के बाद जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि जो शुगर ऐड करने के बाद जो आपके पास मिक्सचर बन के आया है, ये मिक्सचर ये आपको सब तरफ से देखने पे एकदम यूनिफॉर्म नजर आ रहा है. यानी कि जो कंपोजिशन है इसमें आपको सेपरेटली ऐसा नहीं है कि शुगर आपको अलग दिखाई दे, वाटर आपको अलग दिखाई दे, दोनों चीजें क्या हो गई, मिक्स हो गई है बढ़िया से. तो इस तरीके से जो भी सोल्यूशन बनते हैं उनको बोलते हैं हम होमोजेनस मिक्सचर. और इन होमोजेनस मिक्सचर के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम सोल्यूशन, या फिर सम टाइम लिखा हुआ होता है ट्रू सोल्यूशन. दूसरी कहानी ये है कि सपोज करें आपके पास एक कंटेनर था, उसमें आपने पहले से वाटर ऐड कर रखा है, ऊपर से इसके अंदर आप डाल देते हो सैंड. आप देखो कुछ देर के बाद ये सैंड क्या होगी, एक बार घोलने के बाद ये सैंड जो होगी उसकी बॉटम पे फिल हो जाएगी. अब तुमको यहाँ पे 2 सेपरेट फेज नजर आ रहे हैं. एक फेज ये है जो कि वाटर का है, और एक फेज ये है जो कि सैंड है. क्या ये यूनिफॉर्म नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर वाला फेज अलग है, नीचे वाला फेज अलग है. तो इन्हें बोलते हैं हम हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. ठीक, इसके भी अपने एग्जाम्पल हैं, एक होते हैं कोलाइड्स और एक होते हैं सस्पेंशन. ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीजों की बात करते हैं, जिसमें हमको याद रखना है कि अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म आ जाए, यानी कि देखने में एकदम यूनिफॉर्म नजर आए आपको, और उसकी सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर हमने ये शरबत बनाया तो यहाँ पे जो वाटर होगा और यहाँ पे जो वाटर होगा, अगर हम दोनों को टेस्ट करते हैं तो हमको दोनों ही जगह पे उसका टेस्ट जो होगा वो टेस्ट भी सेम नजर आएगा, यानी कि एक जैसी सिमिलरिटी नजर आएगी. तो इस वजह से ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं और ये अनस्टेबल. ठीक है, इस तरीके से हम इनको डिसाइड करेंगे. अब जैसे हमने बात की कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर बनाने के लिए हमको ऐड करने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स.
ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे शरबत बना रहे हैं, ठीक, तो शरबत में हमको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, वाटर रिक्वायर्ड होगा, शुगर रिक्वायर्ड होगा, हल्का सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक, हम लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, ठीक, इसके अलावा हम कोई दूसरा फ्लेवर भी डाल सकते हैं, ठीक जी, रूह अफ़ज़ा वगैरह जो भी हो सकता है। ये सब के सब जो है यहां से लेकर यहां तक जो इसको बनाने में यूज हुए हैं, ये सब के सब कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, सबके सब कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो ये इसके कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें जो भी ये एक वाटर जो है ये होगा एक्सिस में, और ये होंगे सबके सब स्मॉलर क्वांटिटी में, ऑलराइट। तो जो भी चीज एक्सिस में होगी, जो भी चीज एक्स वाई जेड जो भी चीज एक्सिस में होगी उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट, और जो इसके बाद जो होती है जो स्मॉलर क्वांटिटी में होती है उसको नाम देते हैं सोल्यूट। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई भी जो सोल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट, ठीक, यानी कि एक हो गया सॉल्वेंट और एक हो गया सॉल्यूट, यानी कि जो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा वो सिंगल ही होगा और वो एक्सिस में होगा, और इसके अलावा जो भी जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर होंगे वो क्या कहलाएंगे, सबके सब सॉल्यूट कहलाएंगे जो कम अमाउंट में होंगे, ऑलराइट, ऑलराइट। लेट्स से जे सपोज करो आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने वाटर ऐड किया है प्लस साथ में आपने ऐड की है शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया आपने, ORS बना रहे हैं आप ऐसा मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुगर है और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सॉल्ट, ये है सॉल्यूट, और जो एक्सिस में मटेरियल है ये है सॉल्वेंट, ठीक। तो जो सॉल्वेंट होते हैं ये एक्सिस में होते हैं और साथ में ये डिसॉल्व करने का काम करते हैं, दे डिसॉल्व, इनके जो सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट डिसॉल्व्स सॉल्यूट, ठीक, और इसी तरीके से सॉल्यूट होते हैं सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, ठीक। तो ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। अब किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे, जैसे यहाँ पर एक 1, 2 और 3 तीन टाइप के कंपोनेंट्स है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं हम ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगर सपोज करो किसी के पास दो कंपोनेंट का होता है उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कहीं पर 4 हो जाएं, 4 कंपोनेंट्स, तो उन 4 कंपोनेंट के केस में बोलेंगे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। याद रखना किसी भी जो जैसे सपोज करें इसकी स्टेट क्या है, स्टेट जैसे कोई भी सॉल्यूशन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये जो स्टेट है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज डिपेंड करता है स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर, यानी कि अगर सॉल्वेंट तुम्हारा अगर लेस से ये लिक्विड है तो तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा। इट डज नॉट मैटर कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड कि भाई यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो तुमको ये चीज ध्यान में रखनी है जब आप इस चीज के बारे में स्टडी करो तो, ठीक है। 2-3 पॉइंट होते हैं जिसको बेसिकली हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑलराइट। यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम बात करते हैं अभी इंट्रोडक्शन की। तो हमने वही अभी बात की थी भी सोल्यूशन जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। यहाँ पे 2 या इससे ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। और डिफाइंड बाई के भाई टर्म्स में एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। हमने बात की कि भाई सॉल्वेंट क्या होता है, ये एक्सिस में होता है और ये जो सॉल्यूट होता है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है। ये 2-3 चीजें हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं आगे
कि भी देखो जो कंपोनेंट है, जैसे सॉल्वेंट की बात करें वो प्रेजेंट करता है लार्जेस्ट क्वांटिटी में, वो ऑफ कोर्स एक्सिस की बात चल रही है, और इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ कोर्स, यानी कि फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की डिफाइन करेगा कि जो भी स्टेट होगी फिजिकल सॉल्वेंट की वही क्या होगी सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। फिर बात करते हैं हम सोल्यूशन की, सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट जो होगा इसके अलावा उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, यानी कि अगर सॉल्वेंट को छोड़ के, ठीक है, सॉल्वेंट को छोड़ के इसके अलावा जो भी चीज है वो क्या होगी सॉल्यूट होगी, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। बाइनरी सोल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सोल्यूशन मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट हो। दो कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो भाई तुम्हारा वही सॉल्वेंट हो सकता है और दूसरा सॉल्यूट हो सकता है, और ये इक्वल टू होगा सोल्यूशन के। तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई ये क्या है बाइनरी सोल्यूशन। यहाँ पे इन्होंने एक सॉल्यूट ले रखा है, ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इसको आप मान सकते हो कि ये है KMnO4, ठीक, जो कि एक सॉल्ट होता है। जैसे वाटर में डालते हैं तो एक पर्पल कलर का सोल्यूशन बना लेता है, पर्पल सोल्यूशन, ऑलराइट। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास एक मिक्सचर बन के आ गया, यानी कि सोल्यूशन बन के आ गया, जो ऊपर से लेके नीचे तक देखने में एक जैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। और जब ये यूनिफॉर्म नजर आएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा होमोजेनस मिक्सचर होगा, और इसी होमोजेनस मिक्सचर को हमने नाम दे दिया कि भाई ये क्या है सोल्यूशन है, ऑलराइट, ठीक। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, और यहां पे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, ठीक। तो किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए कि भाई इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो हम हमेशा जानते हैं कि भाई जब भी हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो सोल्यूशन जो सॉलिड हो, वो सोल्यूशन जो गैस हो, और वो सोल्यूशन जो लिक्विड हो, ठीक है। अब अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सोल्यूशन भी हमारा सॉलिड होगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो सोल्यूशन भी हमारा गैस होगा, और अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सोल्यूशन भी क्या होगा हमारा लिक्विड हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूट की। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो हम सॉलिड सोल्यूशन बना रहे हैं सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट से, तो यहाँ पे सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा गैस लिक्विड और भी सॉलिड हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी गैस लिक्विड और ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक। तो टोटल यहाँ पे 3, ये भी 3 हो गए और ये भी 3 होगा, तो यानी कि हमारे पास टोटल 9 पॉसिबिलिटीज हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, ठीक। लेकिन इनको हम रखेंगे कितनी कैटेगरी में, 1, 2 और 3, यानी कि 3 कैटेगरी के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। चलो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट की। तो हम पहला बात कर रहे हैं भाई गैसियस है, गैसियस है तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा, तो एक गैस दूसरा तीसरा, यानी कि तीनों के केस में गैस ही होना चाहिए सॉल्वेंट, तभी सोल्यूशन जो आएगा गैस के जैसा आएगा। अब गैस में गैस की बात करूं तो सीधी सी बात है मिक्सचर O2 और N2, या फिर मिक्सचर H2 और O2, या फिर हम बात कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ N2 और H2। ये सारे के सारे मिक्सचर क्या है, ये सब के सब क्या है एग्जाम्पल है गैस के अंदर गैस मिली हुई है, यानी कि गैस को हमने अगर गैस के अंदर डाल दिया तो हमारे पास सारे गैसेस मिक्सचर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लिक्विड, और वो भी गैस के अंदर। तो देखो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक। अगर हम इसको मिक्स कर दें N2 के अंदर तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एक, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, अगर हम गैस के अंदर मिक्स कर देते हैं तो ये एग्जाम्पल इसका बन जाता है, जिसको हम रखते हैं किसके अंदर, लिक्विड इन गैस के अंदर। या फिर हम ऐसा भी करते हैं मॉइस्चर इन O2, ये भी एक एग्जाम्पल है, यानी कि मॉइस्चर वाटर का मॉइस्चर होता है वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है पेट्रोल इन O2, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। आगे बात करते हैं सॉलिड इन गैस। इसमें क्या होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब कोई भी चीज जो चीज सबलाइम हो, सबलाइम मतलब ऐसी चीज जिसको हम अगर थोड़ा सा भी हीट कर लेना तो हीट करके वो क्या होता है एकदम कन्वर्ट हो जाती है दूसरी स्टेट, तो उन चीजों को हम सबलाइम बोलते हैं जनरली। तो अगर कोई चीज कैम्फर है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने कैम्फर ले रखा है, कैम्फर को जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो एक तब से वेपोराइज हो जाती है, तो यहाँ पे हो सकता है कि भैया कैम्फर इन नाइट्रोजन यानी कि N2। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे सपोज करो आयोडीन इन O2, ठीक है। ऐसे हो सकता है जैसे अमोनियम क्लोराइड ये इन O2 या N2 किसी में भी ले सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे।
अब बात करते हैं हम लिक्विड की, लिक्विड सोल्यूशन। तो देखो सबके सब सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होने हैं फिर, क्योंकि स्टेट जो सोल्यूशन की है वो लिक्विड है। अब अगर हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक, जो तुम सोडा ड्रिंक की बात करते हो ना, सोडा ड्रिंक, ठीक। उसमें क्या होता है, CO2 डिसॉल्व रहती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे दिखाया ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ये भी अच्छा एग्जांपल है। फिर आता है लिक्विड के अंदर लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स करना है, तो यानी कि एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल पैक बना रहे हैं यहाँ पे, तो वाटर के साथ अगर मिक्स कर दें तो एथेनॉल को, तो ये एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करें आप इसकी जगह पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप पेट्रोल ले लें और इसको मिक्स कर दें आप केरोसिन ऑयल में, ये एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि सपोज करें आपको सबसे अच्छा एग्जांपल ये मिल जाएगा कि पेट्रोल के अंदर हम मिक्स करते हैं एथेनॉल, ब्लेंडेड जो ऑयल आता है उसका एग्जांपल हो जाएगा, ये भी एग्जांपल है। अब बात करते हैं सॉलिड की, ये तो सबसे अच्छा एग्जांपल है। जैसे ग्लूकोज को तुमने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, ठीक, यानी कि शुगर को डिसॉल्व कर दिया तुमने वाटर में, ये एक एग्जांपल है, ठीक। इसी तरीके से आप और एग्जांपल ले सकते हो। और एग्जांपल में जैसे सपोज करें आप सॉल्ट ऐड कर दो वाटर के अंदर, ये एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीपल एग्जांपल है हमारे पास बहुत सारे। अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, अब सॉलिड के अंदर क्या होगा, एक तीनों सॉलिड होंगे। देखिए यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जैसे गैस को आप सॉलिड में डिसॉल्व करो, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्लेडियम के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि आप मान के चलें कि अगर आपके पास 200 ग्राम प्लेडियम है, तो ये अपनी टोटल अमाउंट का अराउंड आप मान के 300 टाइम्स अमाउंट को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है हाइड्रोजन की, ठीक। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। फिर बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर देखो अमलगम की बात चली है, यानी कि मरकरी। मरकरी क्या होती है भाई, लिक्विड स्टेट में होती है, और अगर हम सोडियम के साथ मिलाते हैं तो ये बनाता है अमलगम, और अमलगम होता है हमारा सॉलिड। तो मतलब सॉलिड मतलब सोडियम क्या है, सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड बन गया और ये भी सॉलिड बन गया। और लिक्विड क्या होगा फिर, लिक्विड वो होगा जिसकी स्टेट आई नहीं है, तो स्टेट किसकी नहीं आई, मरकरी की, तो वो लिक्विड हो गया। अब बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड में तो फिर यहाँ पे आ गए एलॉयज। एलॉयज में तो हमारे पास बड़े सारे एग्जाम्पल है, ठीक। जैसे सपोज करें आप बात करते हैं Cu जिंक की, ठीक है, ब्रॉन्ज की, फिर बात करते हैं आप Cu टिन की, ठीक। तो ये एग्जांपल हो गया, ये ब्रास का एग्जांपल हो गया। ये सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो दिस चैप्टर विल मेनली फोकसिंग ऑन बाइनरी सोल्यूशन। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मोस्टली सोल्यूशन होंगे वो लिक्विड स्टेट में होंगे, तो हम उन लिक्विड के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंड वी हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो अगर तुम्हारी ये चीज समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल याद रखने चाहिए। एग्जाम्पल में चलो 2-3 चीजें और बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मेनली तुमको फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, देखो इससे क्वेश्चन आ चुका है, पहले इससे क्वेश्चन आ चुका है, अब इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आता है तुम्हारे जब तुम डी ब्लॉक की बात करते हो। तो डी ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। ये सारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये 2-3 चीजें यहाँ पर याद करनी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो, ये क्वेश्चन तो मैंने एक पुराने जेईई के पेपर में भी देखा है, ये सवाल लिक्विड इन सॉलिड वाला, आसानी से दिमाग में नहीं आता है, ठीक। और ये सवाल अभी बस इन दो को अब ध्यान से जरा सोच समझ के इसको लगा लेना है। ओके, वी रीच टू द सोल्यूशन दैट इज गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट क्या होगा, इसके अंदर गैस होगी, ऑफ कोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वन गैस आर डिसॉल्व इन ए लार्जर अमाउंट ऑफ गैस, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं। जैसे सपोज करो आप एयर की बात कर लो, एयर क्या है, एक मिक्सचर है, लेकिन ये बाइनरी मिक्सचर नहीं है, नॉट ए बाइनरी मिक्सचर, ये बाइनरी सोल्यूशन नहीं है ये, लेकिन है कैसा, होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है बट नॉट ए बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गैस होती है वो 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होती है। उसके बाद 21% या 20% मान के चलते हैं, वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और उसके बाद जो अदर गैसेस हैं जैसे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, ठीक है। और बहुत सारी XYZ बहुत सारी गैसें होती हैं, SO2 होती है, NO2 होती है, बहुत सारी की सारी गैसेस होती हैं, वो सब की सब आ जाती हैं अराउंड 1% के अंदर, ठीक। 1% के अंदर वो सारी गैसेस आ जाती हैं।
तो ये हमारा सोल्यूशन था जो गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभी के लिए, वो है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि किसी भी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है कंपोजिशन, इसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई हैं आपने, तो हम टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इसकी बात करेंगे और सेवरल वेज हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा बेटर है। पहला आता है जिसके अंदर हम बात करते हैं मास और मास परसेंटेज, जिसको दिखाया जाता है ऐसे वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक, इसमें क्या करना है, देखो किसकी वजह से आ रहा है, सपोज करें आप, तो सबसे ऊपर जो आता है वो आता है मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे आता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कर देंगे 100%। तो हमको 100% मास से निकालना होता है यहाँ पर। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि आपके पास 2 कंटेनर है, ऑलराइट, इस वाले कंटेनर में वाटर भर रखा है हमने, इसमें भी वाटर भर रखा है। अब मैं वाटर इसका भी कर देता हूँ 100 ग्राम, इसका भी वाटर कर देता हूँ मैं 100 ग्राम, ऑलराइट, सिंपल है। मैंने इसमें शुगर डाली 20 ग्राम और इसमें शुगर डाली मैंने 50 ग्राम। ठीक, इफ आई आस्क यू कि इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर से कौन सा वाला सॉल्यूशन होगा जो सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा, गाढ़े से मतलब तो समझ सकते हो यहाँ पर कि गाढ़े से मतलब है यहाँ पर कि कौन सा वाला सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पर आप अगर देखें उसको तो आपको वहां पर नजर आए कि ये गाढ़ापन से मतलब ज्यादा कंसेंट्रेशन है। ठीक, तो आप देखोगे कि सर ये तो आपने सेम ही रखा है, बट यहाँ पे ये 50 कर रखा है आपने और यहाँ पे 25, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ज्यादा शुगर ऐड हुई है तो इसका गाढ़ापन भी ज्यादा हुआ। ऐसे जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन भी क्या होती है, वो ज्यादा होती है इसी तरीके से, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पर कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बी की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है किसकी कंपेयर में, ए। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे ए वाले सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज को। तो हमें जैसे ऊपर रखना है मास ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक, फिर नीचे लिखना है टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, तो टोटल मास कितना होगा 20 इसका सॉल्वेंट का, सोल्यूट का, और 100 सॉल्वेंट का, ये हो गया 120 इनटू यहाँ पे कर दिया हमने 100%। ठीक है, अब क्या होगा 20 से इसको काटेंगे 6 टाइम कट जाएगा, फिर इसको 5 से काटा तो 50 आ गया, ये 5 मतलब 2 से काटा तो 50 आ गया, यहाँ पे 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इस 50 को डिवाइड करना है तो 1 टाइम जाएगा, फिर 2 बचा 20 हो गया, तो 6 टाइम और 6 टाइम, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेट बाई वेट परसेंटेज, सिंपली हमको दे रहा है 16.66%। अब निकालते हैं हम बी वाले के लिए। बी वाले के लिए क्या करोगे आप, जैसे W बाई W परसेंटेज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो बी वाले में हमने ऐड किया था 50 और नीचे आएगा टोटल, तो 50 और प्लस 100 हो गया 150, इनटू आ जाएगा 100। तो अगर हम डिवाइड करें इसको तो ये 50 इसको काटेगा 3 टाइम, अब 100 को काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अराउंड 3 टाइम गया एक बार, तो यहाँ पे हो गया 10, फिर 3 टाइम गया, फिर 3 और 3, यानी कि हमारे पास टोटल आ गया 33.33%। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू आई। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आ रही है यहाँ पर और ये जो अमाउंट आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के अमाउंट्स में क्या है, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, और इस डिफरेंस का मेन रीजन क्या है, ये गया था 6 टाइम 5 एंड देन 6। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर देखें अगर आप ध्यान से इसको, अगर हम इस वाली वैल्यू की बात करें और इस वाली वैल्यू की बात करें, ठीक, तो दोनों ही वैल्यू में तुमको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा, और वो डिफरेंस हमको दिखाता है कि जब सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ जाती है तो जितनी हाई होगी उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, उतनी ही हाई हो जाएगी, जो कि हम मास बाय मास से निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास अभी के लिए, वो फॉर्मूला है ये कह रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको ऊपर रखना है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि कंपोनेंट किसकी बात चल रही है, सॉल्यूट की, और दूसरा बोल रहे हैं टोटल वॉल्यूम, यानी कि जो ऐड करने के बाद टोटल वॉल्यूम आएगा उसकी क्या बात करनी है। ठीक है, तो सपोज करें ये था मेरे पास एक कंटेनर, इसमें ऑलरेडी वाटर है
कितना वाटर है, चलो मैं मान लेता हूँ 100 ml वाटर है, ml मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको 50 ml डाल देता हूँ एथेनॉल, वॉल्यूम के टर्म्स में लेना है मुझको, ठीक। अब मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है मुझको ऐसे, तो ऊपर रखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल या फिर मैं सॉल्यूट लिखता हूँ, नीचे लिखूंगा टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो इंटू कर दूंगा मैं 100% से, ठीक। तो ऊपर रखना है हमको वही 50 और नीचे क्या हो जाएगा 50 प्लस 100 इंटू 100%, यानी कि वैल्यू आ गई 50 और नीचे आ गया मेरा 150 और यहाँ पे 100%। वही करेंगे 3 टाइम कटेगा, 3 से हम इसको काट देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 33.33%। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। एक फॉर्मूला और रह गया अभी, वो फॉर्मूला तुमको और सीख लेना चाहिए, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर वेल। वो आता है वॉल्यूम बाय मास। चलो मास नहीं करते हम, ये इतना मतलब एज यूजुअल यूज नहीं होता, तो हम करते हैं मास बाय वॉल्यूम। ये इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मास बाय वॉल्यूम, ठीक। अब वो भी परसेंटेज। दिखाना कैसे है इसको, इसको दिखाना होता है m या फिर दिखाओगे w बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कुछ ऐसे फॉर्मूला बनाओगे आप कुछ ऐसे। ऊपर लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। बस इस चीज का याद रखना है कि नीचे आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं लिखना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिखना है। उसका रीजन क्या है, रीजन ये कि देखो ये है सोल्यूशन, ठीक। ये है आपका सॉल्वेंट, जो दे रखा है ml में वॉल्यूम है, और ये देखा है सोल्यूट, वो दे रखा है ग्राम में। अब देखो ये यूनिट क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, यानी सॉल्वेंट क्या होता है, बड़ा होता है। तो दैट्स व्हाई अब ml और ग्राम तो आपस में एक तरीके से ऐड हो नहीं सकते, ठीक। नहीं तो फिर हमको डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हमको उसको कन्वर्ट करें, तो हम एक चीज को इग्नोर ही कर देते हैं। जैसे कभी तुमने देखा है ऐसा कि तुमने पानी के गिलास में शुगर को ऐड किया हो और शुगर ऐड करने के बाद पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया हो, मतलब होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन बहुत माइनर सा, क्योंकि जो यहाँ पे पहले से छोटे छोटे स्पेसीज हैं, शुगर उसी में जाके फिट हो जाती है, तो इतना ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक। दैट्स व्हाई इसको हम इतना सीरियस नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ इसी के वॉल्यूम को ले लेते हैं, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को कंसिडर कर लेते हैं सोल्यूशन के वॉल्यूम से, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे 100 ग्राम ये ले रखा था हमने, 50 ग्राम हमने ले ली शुगर फिर से, ठीक। तो इस बार जब हम W/B% निकालेंगे तो व्हाट यू विल डू, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू रियली नीड टू डू, तो यहाँ पे तुम लिखोगे मास ऑफ शुगर, तो वो आएगा तुम्हारा 50, वॉल्यूम लिखोगे इस बार 100, क्योंकि हम वॉल्यूम ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, ठीक। जब हम इसको काटेंगे तो 100 से 100 चला गया और हमारा बचा 50%। ये जितनी भी मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन के ऊपर जो परसेंटेज आती है वो इन टर्म्स ऑफ डी सी आती है, हमेशा याद रखना, ठीक। जब तुम ध्यान से देखोगे ना तो उसके ऊपर यही लिखा हुआ मिलेगा आपको मेडिसिन के ऊपर, ठीक। यही परसेंटेज होती है, तो आप इसके थ्रू इस चीज को समझ सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ ये हमने बात कर ली मास बाय वॉल्यूम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड नाउ वी आर मूविंग पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब कितना होता है, यानी कि क्लियरली 10⁶, ठीक। इसका यूज किया जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या किसी भी चीज के अंदर, किसी वाटर वगैरह में या किसी मेडिसिन के अंदर किसी चीज के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व है, ठीक। तो उसमें हम मेजर करते हैं पार्टिकल। जैसे तुमने देखा होगा कि जब तुम्हारी न्यूज आती है वो जिसको बोलते हैं AQI, ठीक, इसे बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, हर जगह पे होता है, ठीक। सबसे गंदा इंडिया का ही है, वैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ का गंदा होगा, लेकिन हम जिस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, जिस तरीके से बर्बाद करते हैं, तो उसके केस में तो हम काफी हाई रहते हैं,
ठीक, तो अराउंड हमारे यहाँ पे नॉर्मली मतलब जैसे तुम अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखो तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बहुत बड़ा इशू माना जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक, तो जैसे जर्मनी वगैरह का देखते हैं तो वहां पे होता है ये 49 वगैरह, तो उनका थोड़ा मेथड भी अलग है फिर भी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि चलो ये कैसा है। ठीक, लेकिन हमारा थोड़ा मेथड अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लगभग 700-800 तुमको मिल जाएगा। ठीक, तो 800 तक तुमको मिल जाता है मेट्रो सिटीज में, और इससे भी हाई जाता है जब कोई त्योहार वगैरह होते हैं, फेस्टिवल नॉर्मली, तो हम पहुंचा देते हैं बड़े आराम से। ठीक, क्योंकि पॉल्यूशन करने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल के केस में चीजों को जज किया जाता है। जैसे ये नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कोई कंपोनेंट, और फिर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट कितने, यानी कि किसी सोल्यूशन के अंदर सपोज करो किसी सोल्यूशन के अंदर 1 लाख कंपोनेंट के पार्ट है, कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है 1 लाख कंपोनेंट है, मतलब पार्टिकल्स है, उसमें से जो सोल्यूट डिसॉल्व है वो 1000 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 को ऊपर रख देंगे, और हमको पार्ट पर मिलियन निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, ये लाख को हम नीचे ले लेंगे। ठीक, इंटू 10⁶, और ये 0 से 0 तीनों कट गए हमारे, ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻² ppm। ठीक, जैसे अगर बिलियन निकालना होता है तो बिलियन के लिए क्या करना होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर रखते हैं, और 1 बिलियन जो होता है ना 1 बिलियन, ठीक, तो 1 बिलियन होता है 10⁹ के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बिलियन निकाल देते हैं। ऐसे ट्रिलियन होता है 12 लगा देते हैं। तो इस तरीके से मतलब चीजें बढ़ती जाती हैं, जिसको तुम्हें अपने हिसाब से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻6 है, ये सब वाला 6। तो पार्ट पर मिलियन की बात चलिए, पार्ट पर बिलियन होगा तो ये लगा होगा, तो आपको बिलियन और मिलियन आसानी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लेट्स से मोल फ्रैक्शन की। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए मोल होता क्या है। तो मोल के बारे में मैं तुमको बताऊं, ठीक है, उससे पहले मैं तुमको कुछ और बताता हूं। कभी आपने नाम सुना है एक 1 पेयर, मतलब क्या होता है, जिसके अंदर भी 2 यूनिट्स होंगी आप उसको बोल देते हो कि भैया ये क्या है 1 पेयर। क्लियर? ठीक, अगर कहीं पे कोई बोल दे कि भाई आई हैव समथिंग दैट इज 2 पेयर्स, तो आप बोल देंगे भैया इसके पास क्या होंगे 4 यूनिट्स होंगे। ऐसे अगर कोई बोल दे कि भाई हमारे पास है 1 डजन, तो हम बोल देंगे कि भाई इसके पास क्या होंगे 12 यूनिट्स होंगे। ऑलराइट, ठीक, ऐसे कोई बोल दे 100, तो 100 हम मान लेंगे कि उसके पास क्या होंगी 100 यूनिट होंगे। ऐसे कोई बोल दे हमसे 1000, ठीक, देन वी नो कि भाई 1000 का मतलब 1000 यूनिट होगी। ऐसे बोल देता है हमसे 1 लाख, लाख हो गया 1 लाख, तो इसका मतलब क्या है इतनी यूनिट्स होंगे। तो 1 मिलियन हम अभी बात कर चुके हैं, ठीक है, तो 1 मिलियन में होती है 10⁶, और 1 बिलियन में होती है 10⁹। ऑलराइट, ऐसे ही एक यूनिट है जिसको बोलते हैं 1 मोल, इसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक, तो मेरे ख्याल से तुमको ये सिंपली क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर कहीं पर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि 1 पेयर, तो इसका मतलब ये एक तरीका है चीजों को मेजर करने का। ऐसे ही 1 मोल जो होता है वो भी एक तरीका है बहुत बड़े नंबर को, जो बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हो, उसको मेजर करने का। ऑलराइट, सिंपल। और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं, और ना ही मुझे कभी लगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मान लेते हैं। इसको और एक्यूरेट लिखते हैं वैसे आजकल, तो वो कर देते हैं ये। ठीक, अब यूनिट की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पीसीस ले सकते हैं, हम एटम्स ले सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, और साथ में हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन ले सकते हैं, न्यूट्रॉन ले सकते हैं, पॉजिट्रॉन ले सकते हैं, पाइट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज हो जाएंगे। ठीक, वो डिपेंड करता है हम क्या मेजर कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे क्या करते हैं, आइटम्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, मोल्स का। अब मोल्स कहता क्या है कि देखो भी मोल्स के लिए उन्होंने एक सिंपल सा रूल बनाया, बोले कि भी देखो अगर किसी चीज का कितना भी मास है, यानी कि उसका जो भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है या फिर मॉलिक्यूलर मास है,
अगर तुम वो लेते हो किसी भी चीज का एनीथिंग, जो भी उसका एक क्लियर एटॉमिक मास है वो 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो इतने ही होंगे, हमेशा इतने ही होंगे, ठीक है, यानी कि उसके अंदर इतने आइडेंटिटीज होंगी, यूनिट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो अगर तुम इसका 1 ग्राम लेते हो हाइड्रोजन एटम का, तो इसका 1 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होंगे। ऐसे हम जानते हैं कार्बन के 12 होते हैं, तो अगर हम 12 ग्राम ले लें कार्बन के एटम्स को, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इतने होंगे, क्योंकि अब तुम बैठ के इतने एटम काउंट तो करने नहीं बैठे हो, ठीक है, तुम लो और उस पर बैठ जाओ कि 1 2 3 4, ठीक, पूरी लाइफ निकल जानी है, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, ठीक है। आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास इतने सारे पैसे हो कि जब बिलियन के अंदर 10 की पावर 9 आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है 23, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द वैल्यू, कितना ह्यूज नंबर है, ठीक। तो बस अगर शाम को तुम सोते वक्त या उठते वक्त ये दुआ मांगो कि मुझको 1 मोल रुपए मिल जाए, 1 मोल डॉलर मिल जाए, तो मतलब तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हो। फिर कहाँ एलोन, कहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, फिर तो ठीक, फिर तो भूल जाओ तुम, ठीक। इसी तरीके से अगर O2 लेंगे तो O2 के अंदर 2 एटम है, तो 2 इंटू 16 कितना हो जाता है 32, तो अगर तुम 32 ग्राम ऑफ O2 ले लेते हो तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर होगी कि जो भी उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास होगा वही क्या होगा, उसके 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करें, तो नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, जो भी गिवन मास दिया हो उसे डिवाइड कर दो किससे, मोलर मास से या फिर उस चीज के एटॉमिक मास से, ठीक। अब सवाल जो चल रहा था मोलर मास क्या होगा, ठीक है, हम बात कर रहे थे ना ये मोलर मास क्या होगा। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ये होता है कि 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, तो ये क्या है, 1 मोल का मास तो ये 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल किसके बराबर है, इस नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मोलर मास है इसका। तो जिसका जो भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है वही क्या कहलाता है, उसका मोलर मास कहलाता है। तो यहाँ पर मोलर मास को जब हम देखें ध्यान से तो वी कम टू नो भैया ये सारी चीजें तो क्या है, सेम टू सेम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना होता है, गिवन मास ऊपर दिया है, ठीक, जो भी मास दिया हो उसका गिवन W, ठीक, उसको ऊपर रख दो, नीचे रख दो उसका मोलर मास। जैसे सपोज करें आपसे कोई बोले कि 64 ग्राम ऑफ H2 हैज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो मोल्स को दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं हम n से, तो ये n पूछ रहा है, बोले भी n बता दो इसका, ठीक। तो ये 64 ग्राम दे रखा है, तो इसका W तो हमको पता है, W कितना है इसका 64 ग्राम। अब H2 का मोलर मास की बात करते हैं, तो मोलर मास होता है H2 का भी निकाल लेते हैं, तो ये 2 एटम है और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो गया 2 ग्राम पर मोल, ऑलराइट। अब हमको निकालना है n का फॉर्मूला क्या है, W/m, तो यहाँ पे दिया है 64, नीचे लिख देंगे 2 से जब इसको काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 मोल्स, ठीक है। इस तरीके से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, अगर आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक। अब इससे तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनके मासेस, यहाँ पे गिवन मासेस, ठीक, टेबल पूरी करोगे आप खुद, यहाँ पे लिखोगे आप मोलर मासेस और यहाँ पे निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं n से, ये दिखाते हैं m से, ये दिखाते हैं W से, क्लियर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 32 ग्राम ऑफ हीलियम, पहला आपको ये करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको, ठीक है। मोलर मास आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ओके। 63 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, और 40 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है, और 90 ग्राम ऑफ
C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, इस बार तुमको बताना है 98 ग्राम ऑफ H2SO4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो बड़ी आसानी से आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। बस तुमको कोशिश करनी है, तो ये तुम्हारा काम है। ठीक है, ये काम तुमको करके दिखाना ही पड़ेगा। हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो मोल्स का बड़ा यूज था, दैट्स व्हाई मुझको वो प्रॉब्लम बन गई थी मेरे लिए आपको सिखाने की। ऑलराइट, तो मोल फ्रैक्शन से हम सबसे पहले मोल निकालते हैं। ठीक, मोल निकालते हैं। सपोज करो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोई बाइनरी सोल्यूशन है, तो ये मेरे पास बाइनरी सोल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर हमने एक सोल्यूशन बना रखा है, तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो ए है और दूसरा बी है। ठीक, तो एक ए हो गया और दूसरा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो ये जो ए वाला कंपोनेंट है, इसके हमने माना कि इसके हमारे पास है 6 मोल, और ये बी वाला जो कंपोनेंट है इसका हमने मान लिया इसके यहाँ 4 मोल। ठीक, तो अगर तुमसे नंबर ऑफ मोल्स की बात करिए तो ए के आ गए 6 और बी के आ गए 4। ठीक, फॉर्मूला क्या बनता है, तो सिंपल हम ऊपर यूज कर रहे थे ना टोटल का, वैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला बनता है इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या हो सकता है, चाहे तुम ए के लिए निकाल लो या फिर बी के लिए निकाल लो, दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। जैसे हम यहाँ पर इसको इस तरीके से करते हैं, हमने ये बनाया था। ऑलराइट, क्लियर, ये ए है एंड दैट इज बी। ठीक है, सिंपली हम यहां तक पहुंच चुके हैं अभी तक, तो हम ए तक पहुंच गए और साथ में हम पहुंच गए बी तक। ठीक है, ओके, तो इस ए के हमने माने थे, यहां पे थे हमको 6 मोल, और बी के हमने मान लिए थे, बी के हमारे पास 4 मोल, यानी कि एन ए हमारे पास हो गया 6 और एन बी हमारे पास हो गया 4। और अगर हम टोटल मोल्स की बात करें तो टोटल को हम दिखा रहे हैं एन से, और एन इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी के। यहाँ पे हो गया 6 प्लस 4, तो हमारे पास टोटल मोल आ गए 10 मोल्स। ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन के मोल, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला कैसे बनता है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ऊपर रखेंगे हम मोल्स ऑफ ए, नीचे रखेंगे हम टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको मोल फ्रैक्शन में दिखाते हैं यूं से, XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, अब सिमिलरली हम रखते हैं बी के लिए। गॉट इट, तो सिमिलरली जब बी के लिए रखोगे तो यहाँ पे XB आ जाएगा। अब ऊपर किसके मोल आएंगे, ऊपर आएंगे बी के मोल, और नीचे आ जाएंगे Na प्लस Nb। ठीक, तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 1 और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 2। ऑलराइट, इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 2 के साथ। ठीक, देखते हैं हम क्या बन के आता है। तो XA प्लस XB इक्वल टू किसके आएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, अब ये XA प्लस XB इक्वल टू आता है इसके Na प्लस Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ठीक, अब इसको क्या करता है कि देखो ये दोनों स्टेप एक जैसे होगा तो ये दूसरे को काट देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा XA प्लस XB इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हम इसी को अप्लाई करते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक, तो हमको मोल्स दे रखे हैं ऑलरेडी, तो हम निकालने हैं पहले XA। तो XA निकालने के लिए ऊपर हम लिखेंगे A के मोल है 6 और नीचे आ जाएगा 10, तो हमारा आंसर आ गया 0.6। ऑलराइट, ऐसे निकालते हैं B का, तो ऊपर है हमारे 4 मोल, B वाले के 4 मोल दे रखे थे और नीचे आ जाएंगे 10, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। चलो, अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, इस वाले को, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको कुछ इस तरीके से। जैसे XA मुझे पता है और ये है XB इक्वल टू 1 के,
तो मुझको निकालना क्या है, एक्स भी निकालना है। तो मैं एक्स को इधर ले जाऊंगा, जब एक्स को लेकर जाऊंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। ठीक, तो 1.0 हम लिख रहे हैं, इसको पॉइंट लगा माइनस, और इससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम 0.6। जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे व्हाट यू विल गेट, इट विल कम्स आउट इस तरह। ठीक, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, 7। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुमको याद रखने कि यहाँ पे ये फॉर्मूले जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स व्हाई इन फॉर्मूले का तुमको यूज करना है बढ़िया तरीके से। ठीक, तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रहने चाहिए, किस तरीके से काम करते हैं वगैरह वगैरह। इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अगर आप इनको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये आपकी काफी हेल्प करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इसका बड़ा यूज है। अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट ओनली। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन की बात कर ली थी, तो मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मोलैरिटी की। ठीक, मोलैरिटी की बात करते हैं। लेट्स मूव टू द मोलैरिटी। इसके लिए मुझे न्यू स्लाइड ही लेना पड़ेगी। मोलैरिटी डिनोट किया जाता है इसको एम से। ठीक, तो इसको याद रखना। ठीक, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called molarity. Got it? तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो लगा लेते हैं इसको। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किसमें? लीटर में। याद रखना है इस चीज को, लीटर में याद रखना है, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अक्सर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। जब मैं दूसरी चीज पढ़ाऊंगा आपको, इसके आगे मोलैरिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो मोलैरिटी को डिनोट करते हैं एम से, और नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, तो एन बी लिख देंगे, वॉल्यूम लिखेंगे हम लीटर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया जर्नल से। ठीक, अब हम जानते थे कि हमने देखा था कि भाई एन बी जो है वो इक्वल टू हो सकता है किसके? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के। ठीक, तो ये गिवन मास है और ये है मोलर मास। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन बी, वो भी लीटर। ठीक, अब अगर हम बात करें लीटर से हमको एमएल में कन्वर्ट करना हो किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं? एमएल वाली वैल्यू को लेते हैं ऊपर और इससे कर देते हैं 1000 से डिवाइड। तो जब हम यहाँ पे 1000 रखेंगे तो एम आएगा हमारा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा बी, और वो भी किसमें? एम। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक, एक फॉर्मूला तुम यहाँ पर और बना सकते हो, और वो फॉर्मूला होगा तुम्हारा ये सा कि अगर तुम क्या करो, एम को ऐसे रखो, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे रखो, 1000 ऊपर रख लो और नीचे लिख दो सिर्फ और सिर्फ क्या? बी इन एम। ठीक है, तो कुल मिला के हम पहुंच चुके हैं अभी तक जितने भी मोलैरिटी के पॉसिबल फॉर्मूले हमारे पास हो सकते थे, वी हैव डिस्कस्ड देम। ठीक, तो पहला फॉर्मूला तो यही है राइटिंग के केस वाला। ठीक, ये याद रहे। फिर कभी यहाँ पर यूज हो जाए तो ये याद रहे, फिर कभी ये भी हो सकता है यूज। ठीक, कहीं कहीं पर आपको इसको भी यूज करना पड़ेगा और कहीं कहीं पर आप करेंगे इसको यूज। ठीक, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को लर्न कर लेंगे अगर आपके ये फॉर्मूले क्लियर हैं तो। ठीक, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन थी और डेफिनेशन काफी सिंपल होती है इसकी, तो डेफिनेशन के केस में आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बात याद है। अब इस यूनिट को जैसे हमने कवर किया, हमारी अगली यूनिट यहीं से स्टार्ट होती है
ठीक, उसको बोलते हैं हम, पेन तो लेना भूल गए फिर से, चलो उसको बोलते हैं हम मोलैलिटी। डिनोट करते हैं इसको स्मॉल वाले एम से। राइट, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन बना लेते हैं भाई। डेफिनेशन बनाना कौन सी बड़ी बात है, तो डेफिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 सेकेंड, गिव मी द 1 सेकेंड, थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है खास तौर से, तो वो 2-3 चीजें क्या होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्स और मिक्स्ड, यहाँ पे कुछ जगह पर आपको मिक्स्ड भी मिलेगा, मिक्स्ड या फिर समटाइम वर्ड ऐड कर लेते हैं एडिड इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऑलराइट, स्टार्ट करूं, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल टू होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और यहां पे जैसे हमने अभी एक वर्ड यूज किया ना, क्लियरली आपके सामने क्या वर्ड यूज किया था, हमने यूज किया था सॉल्वेंट। इस बार हमने सोल्यूशन नहीं बोला, इस बार बोला हमने सॉल्वेंट। तो यहां पे हमको लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें है, केजी में। ठीक है, तो मोलैलिटी m इक्वल टू हो जाएगा NB, नीचे आ जाएगा मास माने कैपिटल W, और वो भी होगा केजी के अंदर। ठीक है, पहला फॉर्मूला बना भी है। फिर जैसे हम पहले से जानते थे कि भाई सॉल्यूट के लिए हम ये भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा WB गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन W इन केजी। ठीक, मोलैलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम यूं कर सकते हैं गिवन मास मोलर मास, और केजी से अगर हम W को केजी वाले को कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्राम में, 1000। तो 1000 हमारा फिर से ऊपर आ जाएगा और W ग्राम में नीचे पहुंच जाएगा। ठीक, ये सॉल्वेंट की बात चलिए, सॉल्यूट की बात नहीं चलेगी। और एक वही फॉर्मूला फिर से हम बना सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे इंटू 1000 होगा, और W क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हो गए। तो पहला फॉर्मूला ये है, सॉरी ओके, पहला फॉर्मूला हमारा ये सा वाला हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है, तीसरा फॉर्मूला ये है, फोर्थ वाला फॉर्मूला ये। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वी आर गोइंग टू यूज देम, और जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने इंपॉर्टेंट है वो हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और सभी को हमको बेटर वे में डिस्कस करना है। तो हमारे पास सारे टर्म्स अब क्लियर हो चुके हैं, जो भी हमने बात करनी थी हमने बात कर लिया। अभी यहाँ पर मोलैलिटी के बारे में भी हमने बात कर ली है अभी। ठीक, और हमने मोलैलिटी के बारे में बात कर ली है। एक फॉर्मूला और होता है वैसे जनरली नॉर्मलिटी का, लेकिन नॉर्मलिटी हम इस चैप्टर में जब डिस्कस करेंगे तभी बात होगी, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो जी, पहला क्वेश्चन भी आया उन्होंने कि भाई डिफाइन द मोल फ्रैक्शन। तो हम सब जानते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन जो होता है वो रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी एक कंपोनेंट के, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनके रेशियो को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और मोल फ्रैक्शन के अंदर फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। कोई भी एक कंपोनेंट ले लिया, सपोज करो ए, और नीचे लिख देंगे टोटल। फॉर्मूला ये बनाया था हमने अभी, ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला बना दिया था, दैट्स व्हाई तुमको उसी तरीके से करना है जैसे हमने अभी किया है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि देखो जी, आपके जो वाटर है उसकी डेंसिटी दे रखी है इतनी, यानी कि आपकी जो डी की वैल्यू है इनके अकॉर्डिंग 1.25, वो भी ग्राम और इन ml मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, कह रहे हैं कि 1 kg ऑफ दीज वाटर कंटेन्स इतने ग्राम सोडियम आयन,
यानी कि जो इसका 1 kg है उसके अंदर 92 ग्राम Na पॉजिटिव है। ये दूसरी चीज मिल गई। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द Na पॉजिटिव, ये बताओ किसकी मोलरिटी क्या होगी, यानी कि तुमको बता देनी है पहली चीज मोलरिटी इसकी, वो भी Na पॉजिटिव की, ठीक है। किसके अंदर, वाटर लेक के अंदर, लेक का जो वाटर है इसका मोलर मास इन्होंने दे रखा है, इसी के बेसिस पर हम देखें निकालेंगे। सबसे पहले हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा, हमारा हो गया। फिर हमने बात की मोल ऑफ द सॉल्यूट, तो इसके अंदर सबसे पहले जरूरत किसकी चलेगी, चलेगी हमको W की, W यानी कि गिवन मास कितना है। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दे रखा है कि बेट गिवन मास ये है, 1 kg के अंदर 92 ग्राम है। मोलर मास हमको पता है 23 होता है, ठीक है। फिर डेंसिटी हमको दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर मोल। अब बात करते हैं मास ऑफ वाटर की, तो मास क्या है हमारा वाटर का, 1 kg है, 1 kg मतलब इतना हो गया, ठीक। तो डेंसिटी मास विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, D = होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। हमको चाहिए क्या है, मोलरिटी के लिए हमको चाहिए होता है वॉल्यूम, सिंपल है, एकदम वॉल्यूम चाहिए होता है। तो मैं फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लूंगा, B = m/T, ठीक। अब मास कितना दिया है हम क्लियरली जानते हैं, भाई पूरे के पूरे सोल्यूशन का मास था 1000 और D कितना दे रखा था, 1.25 दे रखा था। जब हम इसकी काट पीट करेंगे तो राउंड आ जाएगा, मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 800 ml, व्हाट इट 800 ml आ जाएगा। इसको काट पीट करने के बाद पॉइंट हटाओगे, 2 0 पड़ा दो, 125 से 8 बार लेके जाओ इसको, तो 1000 को कट जाएगा और ये 800 बचेगा, ठीक। तो सिंपल है। फिर मोलरिटी वाले फॉर्मूले में लगा दो, मोलरिटी का फॉर्मूला होता था भैया गिवन मास, मोलर मास 1000 और नीचे दिया होगा तुम्हारे वॉल्यूम, वो भी ml में, ठीक है। अब गिवन मास कितना है जानते हैं 92 और मोलर मास कितना होता है 23 होता है, 1000 हम ऊपर रख देंगे और नीचे आ जाएगा 800, सिंपल। 2 0 से 2 0 कट गए, नीचे 8 बचा है, ऊपर 10 है। हम यहाँ पे देख लो 23 को अगर 3 टाइम्स कर दें हम, 4 टाइम्स करें, मतलब 3 टाइम में 4 टाइम, तो 4 2 हो जाएगा, 4 8 9 हो जाएगा, ये 4 टाइम, ये कट गया भाई 4 टाइम में, 4 आ गया, 4 से किसको काट दो, इसको काट दो, 2 टाइम कर लिया, 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो भैया आंसर क्या होना चाहिए 5 मोलर, यानी कि मोलरिटी क्या आएगी 5 आ जाएगी। बस सिंपली इतना सा करना था। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन को अगर तुम समझोगे ना तो चीजें काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन करनी तुम ही नहीं भैया, हम थोड़ी ना करेंगे हर जगह पर आके। अब कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मोलरिटी और मोलैलिटी फॉर द सॉल्यूशन, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द वैल्यू, यानी कि ये बताना है कि भाई अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो इससे वैल्यू किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक। तो इस चीज का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। तो वैसे स्टार्ट करते हैं। अगर मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी के फॉर्मूले में तुमने देखा होगा वॉल्यूम आता है, बट मोलरिटी के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जो आता है भाई मास आता है। तो ये दो चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए। अब इसी चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक। तो वॉल्यूम फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर है, यानी कि तुम जानते हो ना कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो सीधा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किसके अकॉर्डिंग था, ये चार्ल्स के अकॉर्डिंग था। तो चार्ल्स बोलते हैं कि भाई देखो अगर तुम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब यहाँ पर जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है ये समझना है, ठीक है। तो देखो जो मोलरिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। अगर अब वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है ए डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलरिटी घटती है, मोलरिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन मोलरिटी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एट ऑल। मास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। याद रखना है मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ये डिपेंड करती है मास पर और मोलरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। और वॉल्यूम क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो और लिख भी सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन आ गया, ऑलराइट। इन्होंने क्या पूछा है देख लेते हैं इसको भी।
वैसे तुम इसको कर भी सकते हो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो। मैं तुम्हें वैल्यू निकाल देता हूँ। फिर देखो भाई, कोई एंटी फ्रीज सोल्यूशन है प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतने ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल एंड इतने ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये जो होगा वाटर जो है हमेशा की तरह सॉल्वेंट है। देखो मास पे मत जाना, नंबर ऑफ मोल्स पे जाना होता है हमेशा, और ये जो है ये सॉल्यूट है। तो जब आप देखोगे वाटर के मोल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि 18 से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन ग्लाइकोल का मास 18 से कहीं ज्यादा होता है, तो ये कम हो जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन बी दीज। मोलरिटी निकालनी, इससे हम पैटर्न यूज करना हमको, मोलरिटी, ठीक है, क्या निकालनी है, मोलरिटी। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन आल्सो। तो सबसे पहले तो मोलरिटी निकाल लो भैया। तो जैसे सबसे पहले देखो आप, WB दे रखा है तुम्हारे पास 222.6 ग्राम। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये है हमारा ग्लाइकोल। चलो मैं तुमको ग्लाइकोल निकाल ही देता हूँ। फॉर्मूला है C2H4OH का होल ट्वाइस। कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे बना देते हैं, CH2OH और ये CH2OH, और इसको ऐड करके लिखोगे तो यहाँ से C2H6O2। ठीक है, चलो इसका मोलर मास निकालते हैं। तो दो है हाइड्रोजन, हर एक दो है कार्बन, तो एक कार्बन का होता है 12, 6 है हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन का होता है 1, दो है ऑक्सीजन और हर एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 16 × 2 यानी कि 32। जब ऐड करोगे तो ये हो गया 30 और ये आ गया 32, यानी कि टोटल आ जाएगा हमारा 62। ये आ गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि WB जो होगा इसका, वो MB जो होगा एक्चुअली वो हो जाएगा इसका कितना, 62 ग्राम। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं कि इन्होंने दे रखा है अभी मास, W दे रखा है, वो किसका दे रखा है, वाटर का, वो भी दे रखा है ग्राम में। कितना दे रखा है, 200 ग्राम। गॉट इट, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगली वैल्यू दी है वो दी है डेंसिटी की। डेंसिटी दे रखी है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। ये हो गया हमारा टोटल। अब अगर हम बात करते हैं यहीं पे इन सारी वैल्यू को समझे और हम मोलरिटी निकालें, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा WB/MB इंटू, ये सॉल्वेंट का मास है, याद रखना इसको। तो सॉल्वेंट का मास है तो यहाँ पे रखेंगे हम सबसे पहले 1000 और यहाँ पे लिख देंगे हम W, वो भी ग्राम में। सारी वैल्यू रखो, यहाँ रखो 222.6, यहाँ पे लिखो 62, यहाँ पे लिख दिया 1000 और यहाँ पे लिख दो आप 200। काट पीट कर लेना खुद ही, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम लगता है। वॉल्यूम कैसा आएगा, ये इन्होंने दे रखा है ग्राम में, ये भी इसको दे रखा है ग्राम में, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड ऐड करने पर जो हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा ml में, वो आएगा अराउंड कितना, 222.6 प्लस 200। जैसे ऐड करोगे हो जाएगा 422.6 ग्राम, मतलब मास है ये m, वो भी ग्राम वाला। जैसे मास आ गया तुम्हारे ग्राम में, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे डेंसिटी का। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुमको मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी के लिए तुमको रिक्वायर्ड होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो m/d। तो हमको पता है m कितना है हमारा, 422.6 है। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे हम ग्राम वाली वैल्यू से, यानी कि 1.072। जैसे डिवाइड करोगे आपको मिलेगा वॉल्यूम। अब फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का, फॉर्मूला होता है मोलरिटी का कैपिटल M, यहाँ पे लिखोगे WB, यहाँ पे लिखोगे MB और यहाँ पे लिखोगे आप 1000 और यहाँ पे वैल्यू आएगी ml में निकल के इसकी, V/ml। ठीक, तो मैं करके दिखाई था इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वैल्यू वही सी वैल्यू आएगी जो यहाँ पे हमने वैल्यू रख रखी है 222.6, नीचे वैल्यू आ जाएगी आपकी 62। ठीक, यहाँ पे लिखोगे 1000 का 1000 और यहाँ पे लिखोगे ये सी वाली वैल्यू 422.6 और ये जो था तुम्हारा वैल्यू ये पहुंच जाएगा ऊपर 1.072। इसकी काटपीट करोगे तुमको ये सी वाली वैल्यू मिल जाएगी। इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अगर तुम ठीक से कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो यू विल गेट द राइट आंसर, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल है। ठीक, इतना सिंपल है जितना सिंपल तुम इसको बना सकते हो। तो इसकी सिंपलिसिटी डिपेंड कर रही है कि तुमने किस तरीके से चीजों का यूज कर रखा है। ठीक है, ओके।
नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दैट्स इट. इस स्लाइड में हम बात करने वाले कुछ नई चीजों की. जैसे सबसे पहली चीज सॉल्युबिलिटी. मुझे काफी पसंद है ये वर्ड सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी होगी क्या अगर मैं तुमसे पूछूं? ये सपोज करो आपके पास ये कोई कंटेनर था और आपने इसके अंदर शुगर ऐड की. जब आप शुगर ऐड करते हैं तो मैंने इसके अंदर सपोज करो 1 लीटर यानी कि 1 लीटर वाटर ले रखा है और मैं देखता हूं कि 250 ग्राम शुगर इसके अंदर ऐड हुई और उसके बाद शुगर जो है इसमें डिसॉल्व होना बंद हो गई. ठीक, तो इस 1 लीटर की एक मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? ऑफ कोर्स ये कहलाएगी 250 ग्राम. ठीक, इसकी जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है? 250 ग्राम. दैट्स इट. आंसर की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ये किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व हो जाती है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर, वही क्या कहलाती है? इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. ठीक है, तो इसको सिर्फ सिंपली यही कहना है क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस. सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट. ठीक, solubility of substance is the maximum amount that can be dissolved in a given amount of solvent at a specific temperature. यही कहलाती है हमारी solubility. ठीक, अब solubility किस किस चीज पे डिपेंड करेगी ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि भाई देखो कुछ चीजें होती हैं जो डिसॉल्व होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं डिसॉल्व होती, तो ये भी तो डिपेंड करता है. तो इसके अंदर जैसे सपोज करें वो डिपेंड करती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. तो पहली चीज फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट. ठीक, तो सपोज करो आप चौक पानी में घोल रहे हैं, चौक तो नहीं घुलेगा, नमक घोलेंगे, नमक घुल जाएगा. तो ये नेचर कैसा है उस चीज का. ठीक, वो कैसी चीज है, एम्फोटेरिक है, क्रिस्टलाइन है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये चीज भी डिपेंड करेगी. दूसरी चीज आती है नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है. सॉल्वेंट का नेचर कैसा है वो कौन बताएगा? तो वो भी जरूरी है एक फैक्टर. तो दूसरा फैक्टर ये आ गया आपका, तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा है. ठीक, अब सपोज करें आप शुगर को ऐड करें लेट्स से पेट्रोल के अंदर, नमक को ऐड करें आप पेट्रोल के अंदर, तो वो भी एक सॉल्वेंट है. तो क्या वहां पे डिसॉल्व होगा? नहीं होगा. दूसरी चीज टेम्परेचर कैसा है. ठीक, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है. ठीक, ये चीज भी डिपेंड करती है. जैसा आपने देखा होगा ठंडे पानी के अंदर अगर हम शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाती. तो ये एक फैक्टर है. तो ठंडे पानी में शुगर डिसॉल्व नहीं होती. रूम टेम्परेचर होता है तो ज्यादा डिसॉल्व होती है. अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा दें तो और ज्यादा डिसॉल्व होगी. और दूसरा आता है प्रेशर, फोर्थ वाला. और ये प्रेशर अप्लाई होता है सिर्फ गैसेस में. जब तुम्हारा सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्यूट क्या हो, गैस हो. तो अगर गैस है तो वहां पर प्रेशर भी क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम समझते हैं, जो कि अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी. इसका सबसे अच्छा रीजन है जैसे तुमने देखा हो कोल्ड ड्रिंक. ठीक, तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक को क्या करें, बंद करके रखते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा. जैसे हम इस कोल्ड ड्रिंक को खोलेंगे, जैसे हम इस कोल्ड ड्रिंक को खोलेंगे तो जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा और कोल्ड ड्रिंक बहुत आसानी से वेपोराइज हो जाएगी. तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी थी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी उस चीज की. तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड. पहली चीज बात की हमने नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो नेचर ऑफ जो सॉल्वेंट सॉल्यूट का होता है वो डिपेंड करता है जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ये समझो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. जैसे कोई चीज पोलर है तो वो डिसॉल्व होगी पोलर सॉल्वेंट में. ठीक, अगर कोई चीज नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट में. ठीक, चलो इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस पर. ठीक, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर. कैसे, जैसे ये है तुम्हारे पास NaCl और तुम्हारे पास दूसरी चीज है नेफ्थलीन. ठीक, हम जानते हैं NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और नेफ्थलीन क्या है, हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है. हम इसकी जगह पर और कुछ भी ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं, पेंटेन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट लेट्स से नेफ्थलीन ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नेफ्थलीन के बारे में बोला है. कैम्फर भी ले सकते हैं. हमने ये हमारे दोनों के दोनों क्या थे,
सॉल्यूट थे। अब लेते हैं हम सॉल्वेंट। तो मैं लेता हूं एक तरफ वाटर, वाटर मेरा पोलर सॉल्वेंट है, ठीक, और पोलर डिसॉल्व कर सकता है आयनिक और पोलर को, याद रखना। और दूसरा सॉल्वेंट ले लेता हूं बेंजीन, ये मेरा नॉन पोलर है, बड़े होंगे। चलो, अगर तुम NaCl को डालते हो वाटर में तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहीं पे तुम NaCl को डालते हो बेंजीन में तो ये डज नॉट डिसॉल्व। ऐसे ही अगर तुम नेफ्थलीन को डालते हो वाटर में तो ये क्या होगा, डज नॉट डिसॉल्व। जहां कि अगर तुम डालते हो इसको बेंजीन में तो ये यहां पर डिसॉल्व होगा। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, देखो ये दोनों नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो रहा है। बट यहीं पे अगर हम बात करें पोलर्स की या आयनिक की, पोलर यानी कि या फिर आयनिक, ये भी पोलर से होते हैं, आयनिक भी एक तरीके से, जब हम सोल्यूशन के अंदर डालते हैं इनको तो ये डिसॉल्व है पोलर में। तो यहां से एक रूल निकाला उन्होंने, बोले भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक, यानी कि जो लाइक होते हैं वो अपने जैसे को क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। यहां से वो इस प्रिंसिपल तक पहुंचे थे और उन्होंने एक रूल बनाया कि भाई देखो ये जो लाइक है वो डिसॉल्व कर रहे हैं लाइक वाले को, ठीक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक बिकॉज द नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर एंड द पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। गॉट इट। तो इस तरीके से आप यहां तक पहुंच जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं या समझते हैं। चलो हम स्लाइड पे फिर से चलते हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला आपका केस समझ में आ गया हो, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स के बीच में होता है फोर्स, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शंस। जब वो सेम होंगे दोनों के दोनों तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो हेल्प करते हैं सॉल्युबल को, चीजों को सॉल्यूट में डिसॉल्व करने में। उसकी बात करते हैं हम पोलरिटी, जैसे पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जैसे NaCl की बात की थी हमने, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे जो नॉन पोलर होंगे वो डिसॉल्व होंगे भैया नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे हमने बात की थी नेफ्थलीन की, और वो डिसॉल्व हो जाता है बेंजीन में। ये NCERT में दिया है, NCERT में क्लियरली ये चीज मेंशन है जो तुमको ध्यान रखनी है। कुछ निकालेंगे हम चीज जब हम आगे बात करेंगे। फिर बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं कि अगर हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई चीज डिसॉल्व करें और वो फिर वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी किसी भी चीज को ऐड करने की, वो कैपेसिटी क्या हो गई, अब अपनी पीक तक पहुंच गई है। तो ऐसे सोल्यूशन में जिसमें मोर सोल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए, ठीक, तो एड मोर सोल्यूट इन इट, इफ वी एड मोर सोल्यूट इन इट, इट वुड प्रेसिपिटेट आउट। तो वो क्या हो, उसके अंदर आपको नीचे बैठते हुए सोल्यूट नजर आने लगे, यानी कि वो चीजें हटने लगी। तो मोर फर्दर हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो उसे क्या बोलते थे हम, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें हम फर्दर डिसॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे अनसैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि अभी उनके अंदर जगह काफी है चीजों को डिसॉल्व करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने अभी बात किया था कि देखो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी चीज का, ठीक, तो इसे समझने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको जानना बड़ा जरूरी है। किसी भी चीज का जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन का मतलब घुलना, जो डिसोल्यूशन होता है वो डिसोल्यूशन दो तरह का होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक, ठीक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जो तुम्हारा सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जो एक्सोथर्मिक होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। एंडोथर्मिक होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक के केस में अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो डिसोल्यूशन होगा वो घटेगा, वो क्या करेगा, डिक्रीजेस। जबकि अगर तुम एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर तुमको याद रखने हैं
कि भाई डिसोल्यूशन जो होता है दो तरह का होता है, एक तो होता है एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि इस केस को हम फॉलो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये रहा तुम्हारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये कहता है कि देखो भाई किसी भी प्रोसेस में कोई भी जो प्रोसेस होती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के तहत काम करती है। इसमें अगर आप किसी एक डायरेक्शन में, जैसे एक्सोथर्मिक के अंदर जो आप ये रिएक्शन को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने यहां से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया और ये इस तरफ जा रहा है और यहां पे बन रहा है सॉल्यूशन और साथ में निकल रही है हीट। हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है इस तरफ। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो क्या करेगी, जिस तरफ तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा था तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, शिफ्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमेशा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है उस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जिस तरफ उस चीज का इफेक्ट कम हो। तो यहाँ तो इफेक्ट ऑलरेडी ज्यादा था, दैट्स व्हाई वो अपोजिट हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट में, तो यहां पे जब हम करते हैं तो सोल्यूशन बनता है और साथ में यहां पर टेम्परेचर घट रहा है, यानी कि माइनस डेल्टा एच आ रहा है, यानी कि उल्टा इस साइड में टेम्परेचर घट रहा है। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर की कमी थी, जैसे भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इधर क्या होगी, टेम्परेचर यूज होने लगेगा और प्रोसेस इसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर कमी है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोलते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इंक्रीजेस। कब इंक्रीज करेगी, जब प्रोसेस कैसी है हमारी, एंडोथर्मिक। बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करने पर, इंक्रीज करने पर। ठीक है, यही हमने दो चीजों की अभी यहाँ पर बात की है। इस तरीके से तुम इसको बड़ा क्लियरली समझ सकते हो। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच गए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, वो भी किसमें, लिक्विड के अंदर। ऑलराइट, तो जब हम इसकी बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वहीं पे पोलरिटी, नॉन पोलरिटी सब चीजें आएंगी। सबसे पहले तुम समझ लो, देखो जब भी आप बात करते हो गैस की, फिर बात करते हो आप लिक्विड की, फिर बात करते हो आप सॉलिड की। ऑलराइट, इन सारी चीजों में सबसे कॉमन चीज क्या है, अगर मैं आपसे इस बारे में पूछूं तो देखो, जो सॉलिड होगी उसकी जो एनर्जी है सॉलिड की, ठीक, यहां पे लिखता हूं, सॉलिड की जो एनर्जी है वो कम है लिक्विड की एनर्जी से, और उसकी एनर्जी कम है गैसेस की एनर्जी से। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें ऊपर से नीचे तक, तो जो हमारा गैस होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जब हम किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए हम गैस का क्या कर रहे हैं, लिक्विफिकेशन करा रहे हैं। गैस का क्या करा रहे हैं, लिक्विफिकेशन। ठीक, अब ये लिक्विफिकेशन होगा तो गैस क्या करेगी, अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको बाहर निकालेगी। तो यानी कि ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ठीक, क्योंकि एनर्जी कहाँ निकल रही है, बाहर। अब सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है क्योंकि गैस हाई एनर्जी से कौन सी स्टेट में आ रही है, लो एनर्जी स्टेट में आ रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो प्रोसेस हो गई एक्सोथर्मिक। तो अगर किसी भी गैस को डिसॉल्व किया जाए तो पहली चीज, उस गैस को डिसॉल्व करने के लिए टेम्परेचर क्या करना चाहिए, हमको टेम्परेचर डिक्रीज कराना चाहिए, तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, और डिक्रीज कराने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, और दूसरा फैक्टर आता है गैसेस के केस में, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, प्रेशर को डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो ये सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जितना ज्यादा वॉल्यूम कम होगा इतनी ही गैस क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी। अब नेचर की बात कर लेते हैं, तो solubility of gases in liquid also somewhat affected by nature of the solute or solvent. जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन dissolves only in small extent into the water, बट अगर हम HCl की बात करें, ये पोलर मॉलिक्यूल है,
इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे हम पता कर सकते हैं। ये हाईली सॉल्युबल होता है क्योंकि वाटर भी क्या है हमारा भाई, पोलर होता है, सीधी सी बात है। तो ये हाईली सॉल्युबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। हमने टेम्परेचर की अभी बात की थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज हाईली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक, हम जानते हैं कि भैया एक प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है और प्रेशर से। तो एज प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीज कर देगा सॉल्युबिलिटी प्रेशर के टर्म्स में। और क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ द इक्वेशन गिवन बाय हेनरीज लॉ। अभी हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की, क्या कहता है। दूसरा आता है टेम्परेचर। तो हमने बात किया डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज जो होता है भैया एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हम अभी बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसकी वजह से डिसोल्यूशन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्या कहता है ली चैटलेट के अकॉर्डिंग। ली चैटलेट ये तो बोलते हैं भाई जब तुम कोई चीज भी कोई भी चेंज करते हो तो जिस तरफ उस चेंज की कमी होगी रिएक्शन उसी तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड के अंदर तो जो सॉल्युबिलिटी कर जाएगी डिक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर क्या करता है इंक्रीज करता है, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इन 2-3 पॉइंट को बड़ा बेहतर तरीके से तुमको समझना है, ठीक है। अगर तुम समझ लोगे तो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा परफेक्टली। ओके, नाउ वी रीच टू द हेनरीज लॉ। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक, क्योंकि ये लेकिन से सिर्फ तुम नाम सुनते हुए आए हो हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ। अब यहाँ पर ये स्पेशली यूज हो रहा है, ठीक। हेनरीज लॉ को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कई जगह पे मैंने देखा इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हमको एनसीईआरटी फॉलो करनी है बस। ओके, कभी कभी मोल फ्रैक्शन इधर रख देंगे, फिर वो पता नहीं कैसे चेंज कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं, बाद में समझ में आ जाएगा जब तुम हाई लेवल की बुक पढ़ोगे। तो कहना है कांस्टेंट टेम्परेचर है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जो भी उसका पार्शियल प्रेशर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, ऐसे समझो। ये है किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जो मैंने पी दिखाया है, ठीक है। प्रेशर गैस मान लिया हमने ए, ठीक। चलो ए भी नहीं मान रहे, हम इसको मानते हैं कोई गैस है ना, तो इसको मानते हैं हम जी। ये प्रोपोर्शनल है किसके, इन्होंने बोल रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, यानी कि एक तरीके से सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल है इसके। ये है फॉर्मूला, ठीक। किसके अंदर, प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और जो भी वो लिक्विड होगा उसके ऊपर जो भी प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर उस गैस का वो डिसॉल्व करेगी। अब जैसे सपोज करो मैंने प्लस से यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट की, मैं कहता हूं कि भाई देखो एक गैस है मेरे पास ए जिसका प्रेशर है 1 atm, और एक गैस है मेरे पास बी जिसका प्रेशर है 2 atm, ठीक। अब देखो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी ये 2 atm तक पहुंच पाया है, इसका वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब ये कम होगा। नेचर वगैरह इग्नोर कर देना, आप ऐसा मत बोलना कि नहीं सर इसमें से चलो ये सी वाली पोलर है, तो भाई तब तो देखो पोलरिटी आ गई तो आप जानते हो फिर इसकी सॉल्युबिलिटी खुद ब खुद ही ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये नॉन पोलर हुई तो इसकी सॉल्युबिलिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। हम पोलरिटी वगैरह निकाल देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलते हैं कि प्रेशर का चेंज है। तो बेटा जब जिसके केस में आप पाओगे कि जिसके केस में ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, वो ज्यादा डिसॉल्व होगी, दैट्स इट। बस तुमको इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि भैया प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी चीजें क्या होती हैं, डिसॉल्व होती है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन कंसीडर करें, यानी कि ये सॉल्युबिलिटी की जगह उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन कंसीडर कर लो, ठीक। तो अगर तुम मोल फ्रैक्शन कंसीडर करते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। यानी कि एक तरीके से उन्होंने बोला है कि पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, यानी कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, दैट्स इट, ठीक। तो फॉर्मूला हमने बनाया जो इस फाइनल लॉ आया था इसका, तो वो लॉ ये आया था कि भाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, यानी कि जो भी गैस है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी। यानी कि मैं P प्रोपोर्शनल टू x मान लेता हूं, x क्या मोल फ्रैक्शन, ये क्या है पार्शियल प्रेशर, ये है पार्शियल प्रेशर, क्लियर। और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, याद रखना इन सोल्यूशन के ऊपर नहीं है, सोल्यूशन के अंदर है, ठीक है, याद रखना ये चीज आपको।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। फॉर्मूला बनाएंगे तो अब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, P इक्वल टू KH और ये आ जाएगा X। ये जो तुमने जो KH लिया है इसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। अब जब बात चली है हेनरीज कांस्टेंट की तो याद रखना है तुमको कि हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, कि गैस कैसी है। ठीक है, तो अगर गैस पोलर होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना है तुमको। चलो इस चीज को भी हम समझ ही लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये लो अगर मैं ये सारा लो अगर मैं डन कर देता हूं तो फिर हमारे लिए कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, ओके, ये स्लाइड देख लेंगे पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट्स रिगार्डिंग द हेनरीज। डिफरेंट गैसेस हैव द डिफरेंट KH वैल्यू। ऑफ कोर्स क्योंकि नेचर पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी याद रखना, नेचर ऑफ गैस के साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना है। हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH की वैल्यू हायर हुई, ठीक, किसी भी प्रेशर के ऊपर, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो लोअर होगी। ठीक है, इसको कैसे देख सकते हो आप, ऐसे देख सकते हो आप, P इक्वल टू KH X। ठीक, तो अगर मैं क्या करता हूं, इस X को इधर ले जाऊं तो KH आ जाएगा मेरा इक्वल टू P अपॉन X। ठीक, तो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं मान लूं लेस से, तो मेरे पास KH आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। X क्या है मेरी भी सीधी सी बात है, सॉल्युबिलिटी है। तो अगर KH हायर होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया हमारे कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस गैस की, लोअर हो जाएगी अगर KH की वैल्यू हायर है। और KH वैल्यू पार्टिकुलर गैस के लिए इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप इसका अंदाजा इस तरीके से लगा लो। लेट्स से कि डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस जो होता है, ऑफ गैसेस, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम सब इस चीज से वाकिफ हैं कि भाई वो क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और जब भी कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, वी ऑल नो वेरी वेल कि वो टेम्परेचर के साथ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो सॉल्युबिलिटी की जगह पर हमने यूज किया मोल फ्रैक्शन घटेगा। तो KH जो है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पर। अब KH के लिए ये डिपेंड करेगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी यहाँ पर घटेगी, तो यहाँ पे याद रखना है जो टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी। रीजन क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर कह रहे हैं सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ आर गिवन, जैसे टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर या सोडा वाटर के अंदर, द बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अगर प्रेशर हाई होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी, हम जानते थे ना ये भी, जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इफ द हाई द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी विल बी हायर, तो वो उनको हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, सील किया जाता है। अगला है एयर यूज्ड फॉर स्कूबा डाइविंग is diluted with helium to prevent the medical condition known as bends। ठीक, इस बैंड्स को समझ लो फिर जब आई गया है तो देखो, जब भी कोई स्कूबा डाइवर अपने ऊपर टंकी लगाकर पानी के अंदर जाता है, ठीक, तो पानी के अंदर होता है उसके ऊपर वाटर का प्रेशर, जिसकी वजह से अगर स्कूबा डाइवर के अंदर वही एटमॉस्फेरिक एयर उसने फिल कर रखी है तो इसके अंदर रहेगा N2, O2 और बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन हाईएस्ट अमाउंट में यही है। अब N2 के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो इसका जो ब्लड में डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, ये ब्लड के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। अब जैसे ही स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा सरफेस के ऊपर तो प्रेशर कम होगा। अब वो बहुत तेजी से अगर ऊपर आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसका डिसोल्यूशन हो रहा था अभी तक, वो डिसॉल्व हुई थी, अब वो क्या होगी, उससे सेपरेट होने लगी। ठीक, यानी कि उसकी जो डिसॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। तो यानी कि सेपरेट होगी तो उसके बनेंगे बबल्स। और ये बबल्स क्या करते हैं, जो हमारी नसें होती हैं,
ठीक, वेन्स वगैरह, उनके अंदर बबल्स के फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक, बबल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ये बबल्स क्या करते हैं, ये ब्लड फ्लो को रोक देते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, बॉडी सिकुड़ जाती है एक तरीके से, बिल्कुल जैसे ऐड गई हो। और इस कंडीशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इसी पीसीज को बोलते हैं बैंड, मतलब जब सिकुड़ने लगती है, बैंड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम बैंड्स। इसी का नाम होता है हमारा बैंड्स। ऑलराइट, ओके, अब समझ लो मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, तो सॉल्वेंट के अंदर उसे मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी आ गया। नॉर्मलिटी की हम लोग बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी हमने देख ली, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कैन डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अगला है हमारा रॉल्स लॉ, और ये टॉपिक है हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अभी थोड़ा सा मैं एक ब्रेक लूंगा, फिर इसके बाद में इस वीडियो को पूरा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।